मैं पी कृष्ण प्रसाद संयुक्त किसान मोर्चा का कोऑर्डिनेशन कमेटी में और ऑल इंडिया किसान सभा का वित्त सचिव का रूप में हम काम कर रहा हूँ। क्या कहेंगे सर कि एक बार फिर से सड़क पर मजदूर आ चुके हैं, जबकि मोदी सरकार मजदूरों की बात करके सत्ता में आई थी। जैसे अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो आंकड़ा आया है, इसमें बोल रहा है हमारा देश में सबसे कमज़ोर कम पैसा जो मिनिमम वेतन का रूप में मजदूर का मिल रहा है, वो मिल रहा है गुजरात में 249 रुपया 249 रुपीज़। जैसे नेशनल एवरेज 340 रुपया है। तो मोदी जी का बात है सबका साथ सबका विकास, और जहाँ उद्योग का विकास होगा वहाँ ही समाज का विकास होगा। लेकिन 3 बार मोदी जी मुख्यमंत्री बने गुजरात में, 2 बार वो प्रधानमंत्री रहे भारत देश में, और अपने राज्य में भी एक किसान मजदूर को 249 का मतलब एक महीने में 25 दिन उन काम करे फिर भी उनको 6,000 रुपया मिलेगा। तो 6,000 रुपया का मतलब यहाँ का मिनिमम वेतन है 26,000 रुपया देना। तो ये अपना परिवार को पालन करने का वेतन भी क्यों गुजरात में नहीं दे पा रहा है? मैं मोदी जी जवाब देना चाहिए। और उनका एक दूसरा भाजपा का भी देश है ये महाराष्ट्र में 340 नहीं मिल रहा है, 303 रुपये मिल रहा है। लेकिन केरल में 850 रुपया मिनिमम वेतन मिल रहा है। 25 लाख प्रवासी मजदूर केरल में रह रहा है। जो मजदूर प्रवासी मजदूर और ऐसे मजदूर जो गुजरात में काम कर रहा है उसको 3 गुना ज़्यादा पैसा न्यूनतम वेतन का रूप में केरल में मिलेगा। तो वहाँ 26,000 से ज़्यादा रुपये मिल रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति को भाजपा देश का सारे जनता को माफ़ी मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री खुद माफ़ी मांगना चाहिए कि ये जो सबका विकास सबका साथ जो बोल रहे हैं वो सबका नहीं है, ये गलत बोल रहा है, ये धोखा दे रहा है। विकास हो रहा है अंबानी अदानी वगैरह बड़ा बड़ा कॉरपोरेट कंपनियों का, उनका संपत्ति बढ़ रहा है और दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा दैनिक का रूप में वो बन रहा है। लेकिन मोदी जी का सरकार का पीछे 9 साल का अंदर किसान और मजदूर कर्जा में डूब रहा है और मजदूर आत्महत्या करना पड़ रहा है। ये परिस्थिति में इनको खिलाफ हमारा ये आंदोलन से लोगों को सही वास्तविक परिस्थिति क्या है वो समझने में बहुत फ़ायदा मिला है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ रहा है। और यही लोग है किसान और मजदूर जो भाजपा को चुनाव में जिताया था, यही लोग भाजपा को चुनाव में भी हराने का मजबूर होगा। शायद ये आंदोलन का बावजूद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री किसान मजदूर का नेतृत्व से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है, बातचीत नहीं करेगा, हमारा मांग मानेंगे नहीं, अपना गलत नीतियों वो बदलेंगे नहीं। तो ये आंदोलन और सशक्त रूप में सारे देश में फैलाएंगे और ये सरकार को हम रोकेगा। ये सरकार को हम ऐसे किसान और मजदूर को शोषण करने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं देंगे। लेकिन मानसिकता क्या हो सकती है सरकार की? इतना बड़ा भेदभाव कैसे हो सकता है वेतन के रूप में? वो भी मुझे समझ में नहीं आया। मानसिकता क्या है सरकार की? देखिए कहीं पर जो है महाराष्ट्र की बात करें वेतन की जो मिनिमम वेतन है वो अलग है और गुजरात की बात करें वो अलग है। इतनी मानसिकता कैसे हो सकती है? भेदभाव कैसे हो सकता है वेतन में? ये देखो कि ये देश का भाजपा और उनका साथ जो RSS है वो कभी भी मजदूर का साथ नहीं रहा, कभी भी किसान का साथ नहीं रहा। ये देश में भू सुधार के लिए ज़मीन किसानों को बांटने के लिए जो मांग था उसको सारे देश में RSS उनको रोका है, उसको खिलाफ था। ये बड़े बड़े पूंजी ये जो भूप्रभु लोगों का, भूस्वामी लोगों का साथ था और बड़े बड़े बनिया लोगों का मतलब बड़े बड़े कारोबार का जो वाणिज्य करते हैं, व्यापार करता है, इन लोगों का साथ था हमेशा। मजदूर का खिलाफ था। मजदूर और किसान का साथ कभी भी वो बीजेपी और RSS और अपना राजनीति समर्थन में आया नहीं है। ये चुनाव में विपक्ष में सत्ता पक्ष का खिलाफ बोलने के लिए मजदूर और किसानों का बात बोलता है, लेकिन जब वो सत्ता में आता है वो किसान मजदूर के खिलाफ करता है। इसलिए उनका मानसिकता यहाँ का बड़े बड़े कारोबार लोगों को, बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियों का समर्थन में है और ये ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका साम्राज्यवाद का साथ है।
देखो पहले आरएसएस का साथ ये भी था, एक स्वदेशी मंच था। जी। वो स्वदेशी आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करते थे, लेकिन क्या स्वदेशी बात अभी कर रहे? कुछ भी नहीं कर रहे। स्वदेशी मंच को वो बंद कर दिया और सारे विदेशी नव उदारीकरण नीति देश में तोपा है और कृषि को बर्बाद किया, मजदूर को बर्बाद किया। अभी नौजवान का बात आप देख लो, नौजवान का क्या स्थिति है, क्योंकि इतना बड़ा पैमाने पे खेती में संकट है और खेती में कांटा में है, इसलिए कर्जा में डूब रहा है किसान का परिवार से लोग प्रवासी मजदूर बन रहा है। ये प्रवासी मजदूर होके 23 करोड़ लोग घूम रहा है सारे देश में। इतना लोग जो 150 रुपये में 200 रुपये में भी काम करने के लिए मजबूर है। तो इसको चलते सारे हमारा सार्वजनिक क्षेत्र को संस्थान, रेलवे हो, बीमा हो और हमारा बैंक हो, सबको इन्होंने निजीकरण किया। ये कॉरपोरेट का हाथ में तोपा, देश का सारे सार्वजनिक क्षेत्रों को बड़े बड़े घरेलू वो हमारा उद्योगों को उन्होंने बिक्री किया है। तो वहाँ भी कोई को ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, स्थिर रोजगार नहीं मिल रहा है, सुरक्षित रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार मिलेगा तो भी बहुत कम दाम वेतन में मिल रहा है, जैसे हमने अभी बताया। तो किसान को भी बर्बाद कर रहे हैं, उनका सही दाम नहीं दे रहा है, वेतन सही नहीं दे रहा है। तो किसान और मजदूर को भी नहीं मिलेगा तो नया नौजवानों का कहाँ से रोज़गार मिलेगा? तो आजकल रोज़गार जो नौजवानों को मिल रहे हैं, जो इंजीनियरिंग पढ़ा है, MBA पढ़ा है, ये लोगों को भी कितना रुपया का तंगा मिल रहा है? 8,000 रुपया, 5,000 रुपया और 10,000, 12,000 रुपया। इंजीनियरिंग करने का बावजूद भी 8,000 रुपये में काम करना पड़ रहा है। तो हमारा नया जो पीढ़ी है उसका सपना पूरा इन्होंने बर्बाद कर चुका है। तो ये देश को सबसे बुरा एक किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, नौजवान विरोधी एक प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी है। ये सारे से सारे ये बड़े बड़े कारोबार लोगों का साथ है, कॉरपोरेट लोगों का साथ है, कॉरपोरेट कंपनियों का साथ है, विदेशी पूंजी का साथ है और विदेशी पूंजी से पैसा ले रहा है ये। और हमारा देश का कोई भी इनको खिलाफ बोलेगा उसको देशद्रोही बोलते हैं, उसको जेल में डालता है, उसको ऊपर FIR करा रहे। तो ये अप्रख्यापित अघोषित आपातकाल ये मोदी का सरकार का सामने है। अभी हम देखो ये जो जंतर मंदिर हम कितना साल से यहाँ है, ये मोदी का समय पे ये ओपन जेल का रूम में बैरिकेड कर चुका है। ये आम नागरिक को आके अपना आवाज़ उड़ाने का जगह है। ये सुप्रीम कोर्ट से भी इसको ये मिला है कि उसको समर्थन मिला है कि ऐसे जगह चाहिए, लोगों का अपना बात रखने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए जगह देना चाहिए। लेकिन ये देखो एक ओपन जेल का रूम में कर दिया। अंदर आना जाना ये पुलिस कर्मियों को शर्म आना चाहिए, क्योंकि ये जनता का पैसा खर्च से उनका तंगा मिल रहा है और जनता का रोक रहा है। हमारा देश में जनवाद को ख़त्म कर रहा है। अप्रख्यापित अघोषित आपातकाल का रूप में हम चला रहे, कितना तक चलेगा? ये चला नहीं पाएगा या प्रधानमंत्री को। ये प्रधानमंत्री एक अलग मानसिकता में है, वो सबको अपना दुश्मन समझता है। कोई भी उसको खिलाफ पूछेगा वो समझता है कि उनको दुश्मन है और उसको ख़त्म करना चाहिए। ऐसे लोगों को देश को नेतृत्व नहीं दे पाएगा। RSS और भाजपा को ये गलत नीति है, ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी है। और जब ये आता है ऐसे आम लोग अपना राय देते हैं तो उसको बटाने के लिए, उसको एकता को तोड़ने के लिए हिंदू मुसलमान करा रहा है और इनका राजनीति करा रहा है, हेट स्पीच कर रहा है, हेट कैंपेन कर रहा है एक का दूसरे के खिलाफ। ये सभी संगठन बात बोल रहा है, सभी में बोल रहा है और दंगा फैला रहा है। ये क्या किया मणिपुर में, ये क्या किया दिल्ली में, ये क्या किया नूह में। लेकिन हम किसान और मजदूर का अंदर ये जो जागरूकता आ गया है, ये दंगा फैलाने के लिए नहीं दे रहे। हरियाणा का किसान आ गया, क्या बोला? ये मुसलमान भाई हमारा किसान है, ये हमारा आंदोलन में हमारा साथ था, इसको ऊपर हमला करने के लिए नहीं देंगे हम। वो हरियाणा का हिंदू किसान बोला और हरियाणा का नूह का मुसलमान किसानों का साथ दिया, मजदूरों का साथ दिया। तो ये देश का किसान और मजदूर का परंपरा है। ये अंग्रेज़ों के खिलाफ भी किसान मजदूर एकता था, हिंदू मुसलमान एकता था, इसलिए हमारा देश सबसे बड़ा पैमाने पे विकास हुआ। अभी ये 10 साल से बर्बाद कर रहा है और ये बर्बाद करने वाले ये जो मोदी का सरकार को हमको रोकना है। ये रोकने के लिए ये जो 3 डेंजर है,
का मतलब दोबारा खतरा है। दूसरा खतरा यह है कि एक सांप्रदायिकता है, दूसरा है ये कॉरपोरेट लोग है, ये बड़ा बड़ा कंपनी लोग है। तो कंपनी लोगों का कब्जा से हमारा आर्थिक व्यवस्था को आज़ाद करना है। और ये कम्युनल जो लोग हैं उन लोगों से मानसिकता से हमारा हिंदू मुसलमान जो भरोसा करता है अपना धर्म में, उनको भी उसका सांप्रदायिक जो मानसिकता से हम बाहर कराना है। यह सब करने के लिए हम किसान मजदूर को एकता चाहिए। और किसान मजदूर देश का 85-90% जनता किसान और मजदूर है, और इनका एकता से ही इनको रोक सकता है, हम रोकेंगे उनका।